नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग लेकर आते हैं। पूरे हफ्ते का राउंड अप लेकर आते हैं, ये भी खबर मिस ना हो जाए, ये हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। आज भी वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। कई सारी खबरें हैं और उन सभी खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द मेपल ग्रुप के डायरेक्टर कृणाल दामिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। शुक्रिया अभिषेक, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, ऑनर्स इज ऑल अर्स। चलिए सर, आपसे शो की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें हैं जो आज हम लोग अपने शो में यहाँ पर शामिल करेंगे। सबसे पहले बात होगी कहाँ बढ़े प्रॉपर्टी के सर्कल रेट, कितना असर पड़ेगा प्रॉपर्टी पर, ये पहले जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे क्यों नहीं बढ़ेगी घरों की मांग। एक रिपोर्ट आई है जिसमें इस और अंदेशा जताया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ अगर होगी तो फिर प्रॉपर्टी के जो दाम होंगे, उसकी जो मांग होगी वो नहीं बढ़ेगी। दुबई में कितनी घटी प्रॉपर्टी की बिक्री, इसको भी हम लोग समझेंगे अपने शो में। वेस्ट एशिया में जंग जो हो रही है उसका असर जो है वो साफ तौर पर दिखने लगा है और दुबई में जो प्रॉपर्टी मार्केट है पूरी तरह से क्रैश होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जानेंगे ईडी के रडार पर प्रॉपर्टी खरीदार हैं, कौन से प्रॉपर्टी खरीदार हैं जो ईडी के रडार पर आए हैं, उसको हम लोग जानेंगे, क्या मामला है पूरा समझेंगे। इसके बाद जानेंगे युद्ध की जो मार है वो महंगे होंगे घर, उसकी मार की वजह से घर जो हैं वो महंगे होंगे। देखिए, युद्ध वहाँ पर चल रहा है वेस्ट एशिया में, लेकिन प्रॉपर्टी जो है भारतीय बाजार पर उस पर जो है वो असर दिखने लगा है। इसके अलावा भी कई सारी खबरें हैं, उसको भी हम लोग अपने शो में यहाँ पर शामिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यीडा ने सभी तरह की प्रॉपर्टी जैसे कि रिहायशी, औद्योगिक और ग्रुप हाउसिंग की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों में कुछ प्लॉट्स के रेट प्रति वर्ग मीटर हजारों रुपए तक बढ़ाए गए हैं, जिससे जमीन खरीदना महंगा हो गया है। ये बढ़ोतरी इलाके में तेजी से हो रहे विकास, खासकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बढ़ती मांग की वजह से की गई है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश को संतुलित किया जा सकेगा, लेकिन आम खरीदारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा और उन्हें अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ईडा की रेट बढ़ोतरी से जमीन या घर खरीदना अब कितना महंगा हो जाएगा यहाँ से। वेल अभिषेक, डेफिनेटली एक इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि करीब 5 से 10% तक का एक इजाफा यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइजेस के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरीके का डेवलपमेंट प्रपोज्ड है उसके चलते हम अभी भी समझते हैं कि अभी भी यहाँ पे निवेश जो है वो किया जा सकता है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक यहाँ पे प्राइस हाइक जरूर होगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन सर, क्या लग रहा है जब नोएडा एयरपोर्ट की बात आती है और दूसरे अगर विकासों की अगर बात कर रहे हैं, फिल्म सिटी की बात वहाँ पर हो रही है, ये सब चीज़ों को देखते हुए सर प्राइस क्या लग रहा है कि अनस्टेबल हो जाएंगे वहाँ पर या फिर स्टेबल रहेंगे जब बढ़ोतरी यहाँ पर होगी? वेल, इन द लॉन्ग रन अभिषेक, हम समझते हैं कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। हालांकि शॉर्ट टर्म के अंदर काफी समय जब ऐसे ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के अंदर ऐसा होता है कि प्राइसेस थोड़े अप डाउन ज्यादा होते हैं, बट इन द लॉन्ग रन मैं समझता हूँ कि प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे और एक अच्छा यहाँ पे इजाफा प्राइजेस, प्रॉपर्टी प्राइजेस के अंदर लॉन्ग रन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, लॉन्ग रन में अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन सर, निवेशकों और आम खरीदारों के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके लिए अभी इस बढ़ोतरी के बाद क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? वेल, ओवरऑल अभिषेक देखें तो जिस तरीके के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए हैं और जिस तरीके का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि मोटा मोटी इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा मौका है, एक अच्छा डेवलपमेंट हम आने वाले समय में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उस तरीके से काफी अच्छा है। जो प्राइजेस हमने पास्ट में देखे हुए यहाँ पे बढ़ते हुए, वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा एक अलार्मिंग सिग्नल जरूर है कि यहाँ पे प्राइजेस जो है थोड़े अप हो चुके हैं। बट जब कभी भी हम एक अच्छा डेवलपमेंट देखते हैं तो शेयर बाजार की तरह ही यहाँ पे भी ऐसा होता है कि प्राइसेस डेवलपमेंट एक्चुअल होने से पहले ही बढ़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक थोड़ा सा नुकसान है इन्वेस्टर्स के लिए, बट फिर भी जो यहाँ पे फायदा दिखने को मिल रहा है वो नुकसान से थोड़ा ज्यादा ही बेहतर है। नुकसान होगा, लेकिन सर फायदे जो हैं वो थोड़े से आपके उम्मीद के मुताबिक थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए ठीक है सर, लेकिन जब कीमतें बढ़ेंगी तो उससे जो आप कीमतें बढ़ने से कैसा ट्रेंड यहाँ पर देख रहे हैं? मुनाफा वसूली यहाँ पर आपको हावी होती हुई दिख रही है या फिर लोग यहाँ पर निवेशित रहेंगे जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं यहाँ पर?
वेल प्रॉपर्टी के अंदर अभिषेक जनरली ऐसा होता है कि लोग लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे ये लेवल पे मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। हालांकि हो सकता है कि आने वाले समय में और भी जहाँ पे जब प्राइस राइज देखने को मिले तब मुनाफा वसूली हो। एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं समझता हूँ कि अभी भी जिस तरीके का प्राइस है तो ये लेवल पे मुनाफा वसूली बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक ग्राफिक भी इस बार हम लोग लेकर आए हैं और जिसमें बताया गया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खासतौर पर अगर देखा जाए तो फिर उसमें प्राइसेस जो है वो कैसे अभी अप्रिशिएट हुए हैं और कैसे अभी चल रहे हैं, मतलब पर स्क्वायर फीट के लिहाज से देखें। ये देखिए शानदार ग्राफिक हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की अगर कीमत यहाँ पर देखें सेक्टर 75 में, अगर यहाँ से शुरुआत करते हैं 10,300 रुपये से लेकर 13,700 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज में सेक्टर 35 में अपार्टमेंट्स रेजिडेंशियल अपार्टमेंट मिल रहे हैं। सेक्टर 43 की अगर बात करें तो यहाँ पर 12,000 से लेकर 18,300 रुपये तक भाव चल रहा है पर स्क्वायर फीट का। सेक्टर 78 की अगर बात करें तो 10,100 रुपये से 13,600 रुपये के आसपास के भाव चल रहे हैं। सेक्टर 45 की अगर बात करें 12,600 रुपये से लेकर 18,300 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का। सेक्टर 107 8,800 रुपये से लेकर 10,800 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। वहीं अगर सेक्टर 128 की यहाँ पर बात करें तो 12,200 रुपये से लेकर 19,100 रुपये तक जो भाव चल रहे हैं वो अभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद सेक्टर 137 की ओर अगर जाएंगे तो 8,900 रुपये से 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ पर चल रहा है, यानी कि इतने रुपये आपको शेल करने पड़ सकते हैं। सेक्टर 146 की अगर बात करें 14,100 रुपये से लेकर 19,800 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है फ्लैट्स का, अपार्टमेंट्स का। वहीं सेक्टर 150 की अगर बात करें तो 10,600 रुपये से लेकर 15,300 रुपये तक के रेट यहाँ पर अभी चल रहे हैं पर स्क्वायर फीट। नोएडा एक्सटेंशन की अगर बात करें तो 17,400 रुपये से लेकर 27,900 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में 8,000 रुपये से स्टार्टिंग है, 8,800 रुपये 8,900 रुपये, और ये रेंज जो गई हुई है वो ऑलमोस्ट आपकी 18,000 फिर 27,900 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। सर इस ग्राफिक को लेकर क्या लग रहा है कि अभी जो रेट्स यहाँ पर अभी चल रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा में, क्या लग रहा है कि सर ये रेट्स अभी ठीक हैं या इसमें अभी थोड़ा सा और एप्रिसिएशन होगा या अभी और इसमें कटौती होने की उम्मीद है? खरीदारों के लिहाज से आपको क्या लग रहा है? वेल अभिषेक, वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एक स्टेडी अपसाइड देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा अपसाइड ये लेवल से इन द शॉर्ट रन नहीं देखने को मिलेगी, बट इन द लॉन्ग रन एक स्टेडी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स के लिए एक ही सलाह होगी कि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक लिक्रेटिव डील मिल रही है, जो आपने ग्राफ दिखाया उसके लोअर एंड के आसपास अगर प्राइस मिल रही है तो वैसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए। अदरवाइज एक स्टेडी अपसाइड यहाँ पे हम ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सर ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं, अगर पर स्क्वायर फीट के रेट के लिहाज से अगर हम लोग चलें तो उससे अगर हम लोग डिफाइन करें कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है जो कि 50-60 हज़ार के आसपास भी उम्मीद करता है, उसकी उम्मीद तो थोड़ी सी धूमिल दिख रही है इस ग्राफ के लिहाज से। डेफिनेटली अभिषेक, और मतलब डे बाय डे कहीं ना कहीं हम जब आकलन करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो एक आदमी जो लोन भरपाई कर सकता है, उसकी कंपैरिजन में प्राइजेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बट फिर भी जो रियल एस्टेट की हम बात करें अभिषेक, तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे एकदम से यहाँ पे घटौती आना या प्राइस में कमी आना ये थोड़ा सा मुश्किल ही नजर आता है। तो मैं नहीं समझता कि प्राइस ये लेवल से बहुत ज़्यादा गिरेंगे। एक स्टेडी अपसाइड या आप आने वाले 4 से 5 सालों की अगर हम बात करें तो 5 to 10%, 15% जैसा एक इजाफा यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे थोड़ा सा अप्रिसिएशन इसमें देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। न्यूवामा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हाउसिंग सेल्स अभी कमज़ोर बनी रह सकती है। इसकी बड़ी वजह है बिल्डर ज़्यादा ध्यान लग्जरी घरों पर दे रहे हैं, जबकि मिडिल क्लास के लिए घर कम बन रहे हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जब तक डेवलपर सस्ते और मिडिल इनकम सेगमेंट की ओर फोकस नहीं बढ़ाएंगे और कीमतें कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक मांग नहीं बढ़ेगी। महंगे घरों की वजह से अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है और अनसोल्ड घरों का स्टॉक जो है वो भी बढ़ रहा है। ऐसे में आम खरीदार के लिए घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है, जिससे पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ रही है। सर इस पर सवाल हम लोगों ने कई बार उठाए भी अपने शोज में, और अब रिपोर्ट ने भी इस ओर संकेत दे दिए हैं। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर सर? पहले अभिषेक, पोस्ट कोविड स्पेशली सेकेंड राउंड ऑफ कोविड के बाद हमने देखा था कि एक टोटल शिफ्ट देखने को मिला था प्रॉपर्टीज के अंदर, और लोगों ने कहीं ना कहीं लग्जरी
मकानों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। डेवलपर्स ने भी कहीं ना कहीं वो चीज़ को नोट किया और उसके बाद पूरा जो शिफ्ट है वो इकोनॉमी से लग्जरी की तरफ किया। और अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर लग्जरी होम्स जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मिडिल इनकम होम्स या फिर जो लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए जो होम होते हैं उसकी कंपैरिजन में। तो ये एक शिफ्ट डेफिनेटली हुआ है और उसकी असर पिछले एक साल में जरूर देखने को मिली है। एक साल से अगर आप देखेंगे तो लग्जरी होम्स की जो यहाँ पे कीमत है वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल है या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं जो उसकी मांग है वो भी काफी हद तक घटी है। तो आपका जो ये जो रिपोर्ट है और जो आपका आकलन था वो काफी हद तक सही था। और कहीं ना कहीं अब जाके डेवलपर्स वापस जो फोकस है वो इकोनॉमी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक दो साल और लगेंगे जब तक ये जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो मकान है वो वापस बनने के लिए तैयार हो। बट यस, जो लग्जरी होम्स है उसकी यहाँ पे कीमतें भी थोड़ी बहुत घटी है और मांग भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी घटी है पिछले एक साल से। लेकिन सर ओवरऑल देखें तो फिर डेवलपर्स जो हैं वो लग्जरी की ओर फोकस कर रहे हैं। अगर लग्जरी घर पे ही फोकस कर होता रहेगा तो सर तो मतलब मेरे ख्याल से तो घर जो महंगे घर होंगे, क्या लगता है सिर्फ वही बिकेंगे? अब मिडिल इनकम सॉरी जो छोटे सेगमेंट के जो घर होते हैं या लोअर इनकम ग्रुप वाले जो घर होते हैं या फिर 50, 60, 70 हज़ार रुपये, क्योंकि लग्जरी घर तो सर 1 सवा लाख 1.5 लाख से 1 सवा 1.5 करोड़ से शुरू हो जाते हैं, उसके लिए सर क्या इनके लिए रहेगा फिर? वेल अभिषेक, इनफैक्ट पिछले 6-8 महीनों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लग्जरी होम्स जो है उसके ऊपर जिस तरीके का दबाव बनता हुआ नजर आया है, जिस तरीके से मांग में थोड़ी कटौती यहाँ पे देखने को मिली है। तो उसके चलते अब जब नए प्रोजेक्ट्स वही डेवलपर लेके आते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमें छोटे मकानों की और भी देखना चाहिए, मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट करना चाहिए। तो अब जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिला है जो मार्केट के अंदर मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 से 1.5 साल में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो कहीं ना कहीं जो उसके पासिंग्स वगैरह जो होते हैं, उसके जो ड्राइंग्स पास करवाने होते हैं, तो वो अभी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इम्पैक्ट देखने को ऑलरेडी मिला है, डेवलपर ने उसको ऑलरेडी नोटिस कर लिया है और वो जो शिफ्ट है वो हमें आने वाले 1-1.5 साल के अंदर देखने को मिलेगा कि वापिस हम थोड़ा सा इकोनॉमिक घरों की ओर भी बढ़ेंगे आगे। 1 1.5 साल में थोड़ा सा मोमेंटम चेंज होता हुआ दिख सकता है। लेकिन सर अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो फिर क्या लग रहा है कि जो कीमतें हैं वो कम होंगी यहाँ पर? क्योंकि डिमांड और सप्लाई का तो खेल पूरा उसी के ऊपर ही होता है कि अगर डिमांड नहीं बढ़ती है तो कीमतें बढ़नी चाहिए, फिर वेल घटनी अभिषेक, चाहिए। काफी ट्रिकी जंक्शन पे हम है अभी, जहाँ पे एक तरफ डिमांड को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइजेस कम होगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो खास करके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है जैसे कि आपका टाइल हो गया या फिर यूपीवीसी हो गया, ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये सारी चीजें युद्ध को ध्यान में रखते हुए उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब वो प्राइस को तो कहीं ना कहीं डेवलपर को सरबर करना होगा। तो उसके चलते कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस में कमी हो या फिर 5 से 10% का यहाँ पे एक गिरावट ही देखने को मिले, ऐसे कोई आसार एट दिस पॉइंट इन टाइम देखने को नहीं मिल रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लेवल पे है यही लेवल के आसपास मार्केट फॉर द टाइम बीइंग रहेगा। हो सकता है कि कुछ एक डेवलपर्स इस बीच कुछ अच्छी डील्स आपको दे, तो अगर ऐसी कुछ डील मिलती है तो निवेशक वहां पे देख सकते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि मोटा मोटी मार्केट थोड़ा सा सुस्त रहेगा और ये लेवल्स के आसपास ही प्राइसेस रहेंगे। सर जब पूरा सिनेरियो क्लियर ही है कि मतलब रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, हम लोग भी कई सारी अलग अलग रिपोर्ट्स भी ऐसे बोलती हैं कि अगर ऑब्वियस सी बात है अगर आपने मिडिल इनकम ग्रुप्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो फिर आपकी डिमांड घटेगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर क्या लग रहा है कि अगर इस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, डेवलपर्स फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? मतलब रुकावट आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पर कहाँ आ रही है कि उस पर फोकस नहीं हो रहा सस्ते घरों पर? वेल अभिषेक, अभी अगर आप देखेंगे इन्वेंट्री खास करके जो लग्जरी होम्स जो भी डेवलपर्स यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है उनके पास। तो उसे उसके ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक दबाव तो बन रहा है और वो दबाव के चलते एक शिफ्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको बताया कि डेवलपर्स ने भी उसको नोटिस किया है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली एक शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। यदि वो शिफ्ट देखने को नहीं मिला
तो हो सकता है कि ये जो इन्वेंट्री पाइलअप है वो और बढ़ता जाए, तो वो अगर होता है तो इकोनॉमी पूरी हिल जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में जो डेवलपर अभी लग्जरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिफ्ट मिडिल इनकम ग्रुप की तरफ, लोअर इनकम ग्रुप की तरफ भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सर अनसोल्ड जो घरों की जो इन्वेंट्री होती है वो जब बढ़ रही है तो उसका खरीदारी के लिए कोई जोखिम भी हो जाता है, इससे जोखिम बढ़ता है, उसमें जोखिम बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है इससे? नहीं अभिषेक, खरीदारों के लिए तो इनफैक्ट एक अच्छा मौका बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपको जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्राइस है उसी प्राइस में कहीं ना कहीं आपको एक फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। एक रेडी पोजीशन वाली प्रॉपर्टी आपको जो 1 या 1.5 साल पहले जो प्राइस था वही प्राइस में मिल जाती है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी डेवलपर के पास यदि स्टॉक बहुत ज़्यादा है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, तो वैसे केस में कुछ अच्छी डील्स या अच्छी यहाँ पे ऑफर्स भी वो क्लाइंट्स को देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि निवेशकों के लिए तो इनफैक्ट ये एक अच्छी खबर है। चलिए ठीक है, अगर स्टॉक बढ़ भी रहा है तो निवेशकों के लिए अच्छी खबर है यहाँ पर। अब यहाँ से भारत से रुक करते हैं जरा दुबई का। दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी सेल लगभग 40% गिर गई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष ने निवेशकों को डराया है, जिससे खरीदारी कम हुई है। दुबई लैंड डेवलपमेंट यानी कि DLD डेटा के मुताबिक 28 फरवरी से 22 मार्च 2026 के बीच सिर्फ 8,059 प्रॉपर्टी बिक्री दर्ज हुई है, जो पहले की तुलना में काफ़ी कम है। हालांकि कीमतें अभी सिर्फ 4 से 5% ही नीचे हैं, लेकिन बिक्री की गिरावट क्योंकि बाजार का कॉन्फिडेंस झटका लगा है, इसकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। निवेशक अब इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग अन्य सुरक्षित विकल्पों की ओर तलाश कर रहे हैं। इससे दुबई का रियल एस्टेट डिमांड पर काफ़ी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। सर, दुबई रियल एस्टेट पर इस युद्ध का आप सर कितना बड़ा और कितने समय तक के लिए इम्पैक्ट देखते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर? वेल अभिषेक, एक काफी बड़ा इम्पैक्ट दुबई प्रॉपर्टी के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल चुका है, और वो कब तक चलेगा उसका आंकलन भी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी भी हम वो वॉर वाली सिचुएशन के अंदर ही है। 5 दिन का सीज फायर है, बट आगे चल के क्या होगा वो अभी भी यहाँ पे काफी असमंजस बनी हुई है। तो ये जो एक सेफ हेवन माना जाता था दुबई का जो प्रॉपर्टी मार्केट, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खतरे में है। और जिस तरीके से प्राइसेस यहाँ पे बढ़े थे, तो अगर हम प्री वॉर सिचुएशन की भी बात करें तो प्राइसेस जहाँ पे होने चाहिए थे वहां से 10 या 20% ऑलरेडी हाई थे। तो वैसे में जब गिरावट होगी तो यहाँ पे एक थोड़ा वो स्प्रिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा कि गिरावट भी इतनी ही इक्वली शार्प होगी। काफी इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए रख दिया है डिस्ट्रेस वैल्यू के अंदर, जहां पे आपको 20-30-40% तक की गिरावट में भी प्रॉपर्टीज अभी मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये प्राइसेस जो है वो शायद और भी ज्यादा गिरे, या फिर इससे ज्यादा अच्छे मौके इन्वेस्टर्स को और भी मिले। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम जहां पे अगर किसी को खरीदारी करनी है तो दुबई की ओर देखना चाहिए। ये भी सर एक बड़ी बात है कि मतलब अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि अभी अनसर्टिनिटी बनी हुई है, आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। अभी जो ग्राफ अभी हमारे पीसीआर वाले लेके आए थे, एक बार जरा उसको दोबारा ले आइए यहाँ पर। ये देखिए खूबसूरत ग्राफ और कई सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। जैसे कि हमने शुरुआत बताया कि 28 मार्च से 22 मार्च 2026 के बीच में सिर्फ 8,059 प्रॉपर्टी सेल हुई थी, और सेल्स वॉल्यूम में एक बड़ी गिरावट के बावजूद अगर देखा जाए, घरों की जो कीमतें देखेंगे पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 4 से 5% ही कम हुई है। ये भी एक सवाल है, इस भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दुबई, अबू धाबी, दोहा, कुवैत और सऊदी अरब के कुछ शहरों पर हमलों से खरीदारों का सेंटिमेंट ज़्यादा प्रभावित हुआ है, वो ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ है। मीडियम रेजिडेंशियल वैल्यू अगर देखेंगे तो $99,250 रही है। वहीं अगर पर स्क्वायर फुट का अगर प्राइस देखेंगे, औसत अगर देखेंगे तो $500 के आसपास पर स्क्वायर फीट जो प्राइस उसका वो चल रहा है। वहीं अगर प्राइम लोकेशंस की बात करें, ये तो $500 जो प्राइस है वो नॉर्मल के लिए हो गया, लेकिन अगर प्राइम लोकेशंस की ओर जाएंगे तो 480 से $700 के बीच में ये रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट का। वहीं अगर उससे भी ऊपर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स की ओर जाएंगे तो $2,000 पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ पर चल रहा है, उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट वहाँ पर देने पड़ते हैं। सेल्स वॉल्यूम देखिए YOY बेसिस पर लगभग 44% यहाँ पर कम हुई है। सर, ये जो एक इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहा है कि 40% जो है दुबई रियल एस्टेट में सेल कम हुई है, लेकिन कीमतें सिर्फ 4 से 5% कम हुई। ये एक नॉर्मल आप मान रहे हैं कि 4 से 5% ठीक ठाक है, या इससे भी ज़्यादा हो सकती थी, या फिर ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? क्या इंडिकेशन लग रहा है आपको इसमें?
वेल अभिषेक, अभी भी यदि आप देखेंगे तो किसी भी डेवलपर ने यहाँ पे प्राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं घटाए हैं। वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि जो पुरानी कीमतें थे उसमें थोड़ा बहुत कुछ एक ऑफर्स देके वो प्रॉपर्टीज़ को अभी भी वो बेच सके। और जनरली वैसे ही होता है, यदि वो डेवलपर्स 30-40% अगर प्रॉपर्टी की प्राइस कम कर देते हैं तो जिन लोगों ने पहले निवेश किया हुआ है वो कहीं ना कहीं कैंसिलेशन के लिए आ जाएंगे, या फिर उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि हमने प्रॉपर्टी, ये सेम प्रॉपर्टी ज़्यादा कीमत पे खरीदी है तो अब ये प्राइस डाउन क्यों हो रहा है। तो ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है ओवरऑल। इवन अगर हम दुबई की भी बात करें तो वो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसके चलते एकदम से हमें ये इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये इम्पैक्ट धीरे धीरे करके आएगा। और अभी ये अगर हम इंडिविजुअल क्लाइंट्स की बात करें जिन्होंने पहले निवेश किया था, जो कहीं ना कहीं ये वॉर की सिचुएशन की वजह से अपनी कंट्री में वापस जाना चाहते हैं, तो वैसे लोग अभी आपको मिलेंगे जो 30-40% तक भी प्रॉपर्टी को कम प्राइस में बेचने के लिए तैयार है और वो बेच के अपनी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ऐसी डील्स आपको काफी कम मिलेगी एट दिस पॉइंट इन टाइम। बाकी जो ओवरऑल डेवलपर्स है उन्होंने, जैसे आपने बताया कि 4-5 या मैक्सिमम 10% जैसी ही प्राइस में कटौती की है। ठीक है सर, लेकिन कई सारे जो भारतीय हैं जो दुबई में निवेश करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें सर क्या लग रहा है कि अभी क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए उनको? डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए अभिषेक। मैं समझता हूँ कि यदि आपको अभी 30% या 35% जैसी भी डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिलती है तो इवन दिस पॉइंट इज नॉट अ लिक्रेटिव पॉइंट कि जहाँ पे निवेश किया जाए, क्योंकि जिस तरीके की ये सिचुएशन हुई है इट विल टेक टाइम। मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 से 1.5 साल तक प्राइस कहीं अप नहीं जाने वाला है। प्राइस प्रोबेबली यही लेवल के आसपास रहेगा या फिर इससे कम होगा। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे बिल्कुल भी जल्दी करनी चाहिए। यू शुड टेक योर ओन टाइम और शांति से यहाँ पे डिसीजन लेना होगा। और ये प्राइस यदि युद्ध यहाँ पे खत्म भी हो जाता है तो भी मैं समझता हूँ कि आने वाले 6-8 महीनों तक तो प्राइस यहीं पे रहने वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं सही मौका नहीं लग रहा है, सही टाइम नहीं लग रहा है जहाँ पे दुबई के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन यहाँ पर रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। जब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा उसके बाद कोई फैसला, और कृणाल सर को भी हम लोग दोबारा लेके आएंगे बाद में, उनसे भी समझेंगे कि क्या अब सही वक्त है निवेश करने का कि नहीं निवेश करने का। सर, कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि दुबई से निकलकर कई लोग जो है वो सेफर ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं, जैसे कि उसमें भारत का भी नाम शामिल था, इनफैक्ट दूसरे थाईलैंड का भी नाम शामिल था और दूसरे देश भी उसमें शामिल थे। सर, अभी क्या लग रहा है कि भारतीय रियल एस्टेट बाजार के लिहाज से निवेश पर क्या असर देखने को मिल सकता है? जो लोग दुबई में निवेश नहीं कर रहे हैं और जो बाहर के भी लोग हैं जो भारत में निवेश करना चाह रहे हैं, उसका रियल एस्टेट बाजार पर, भारतीय रियल एस्टेट बाजार पर क्या असर देखने को मिल सकता है? वेल अभिषेक, जो भारतीय है, जो इंडियंस है जिन्होंने दुबई में इन्वेस्ट किया था या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना रुख जरूर बदलेंगे और वो कंसीडर कर सकते हैं इंडिया एज अ ऑप्शन की। जैसे कि आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली के आसपास के कोई ऑप्शन वर्कआउट करो, या फिर मुंबई है, अहमदाबाद है, चेन्नई है। तो ये अलग अलग मार्केट्स के अंदर मैं समझता हूँ कि जो अभी तक जो लोग दुबई सोच रहे थे कि दुबई के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं वापस अपने होम टाउन या फिर अपने होम कंट्री के अंदर आना चाहेंगे। तो उसके चलते एक डिमांड यहाँ पे जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि उस परसेंटेज की हम बात करें जो दुबई में इन्वेस्ट करते हैं वो काफी कम है, तो उसकी ओवरऑल इम्पैक्ट अपने प्रॉपर्टी मार्केट पे इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी। बट यस, इंडिया एज अ ऑप्शन डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है और काफी लोग सोचेंगे कि दुबई की जगह इंडिया को मौका दिया जाए और इंडिया के अंदर ही निवेश किया जाए। ठीक है। अगली खबर भी जो है वो असल में थोड़ी सी दुबई रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन भारतीयों पर नजर रखनी शुरू की है जिन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। ईडी ने कई लोगों को नोटिस भेजकर पूछा है कि उन्होंने पैसा कैसे दिया। दरअसल भारत के नियमों के मुताबिक विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा बैंक के जरिए भेजना जरूरी होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना नियमों के खिलाफ माना जाता है। अब ऐसे लोगों को जुर्माना भरना पड़ सकता है, लेन देन ठीक करना होगा या कुछ मामलों में प्रॉपर्टी बेचने की भी नौबत आ सकती है। सर, क्या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करके प्रॉपर्टी खरीदने वाले लेन देन को पूरी तरह कानूनी बनाने का कोई रास्ता है क्या? वेल लुक्स डिफिकल्ट अभिषेक। जो हमारा जो एक फाइनेंशियल ढांचा है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी कोशिश ये रहती है कि इंडिया का जो पैसा है वो बाहर ना जाए। हालांकि ये जो खबर है उसके चलते मैं समझता हूँ कि जिन्होंने भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया,
बट फिर भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो चीज़ दिखा दी है, तो मैं नहीं समझता कि उनको यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स जब फाइल करते हो और उसमें भी वो प्रॉपर्टी का अगर जिक्र है, आपने वो प्रॉपर्टी वहाँ पे दिखाई है, तो मैं नहीं समझता कि ये इतनी ज़्यादा दिक्कत का यहाँ पे ये होगा। बट काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके प्रॉपर्टी ली और यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया, तो उनके लिए ये थोड़ी सी खराब खबर हो सकती है। उनके लिए कुछ एक्शंस यहाँ पे ज़रूर लिए जा सकते हैं। लेकिन सर नियम तो यही बोल रहा था कि मतलब क्रेडिट कार्ड से आप नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते विदेश में, आपको सिंपली बैंक के जरिए ही पेमेंट करना होगा। तो ये नियम तो वैसे भी यहाँ पर तोड़ दिया, इसलिए मेरे ख्याल से उनको नोटिस भेजा गया, पूछताछ की जा रही है। यस अभिषेक, नियम डेफिनेटली ये कहता है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं अपने बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। तो वैसे में हो सकता है कि ईडी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे एक अकाउंटेंट की एरर भी यहाँ पे समझ के एक बार एक मौका दे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यदि आपने इसका जिक्र अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किया है, भले ही क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हो, अल्टीमेटली वो आपके बैंक से जुड़ा हुआ है, तो वैसे केस में हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा जांच ना हो या फिर आपको एक क्लीन चिट यहाँ पे दिया जाए। बट ऐसे अगर आपने प्रॉपर्टी ली है कि किसी और का क्रेडिट कार्ड लेके आपने प्रॉपर्टी खरीद ली जिसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो वैसे केस में ईडी काफी ज्यादा सख्त हो सकती है। अनअकाउंटेड रहेगा, अगर उसकी जानकारी देंगे तो ज़्यादा सख्ती हो सकती है, ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन सर जब इस तरह की एजेंसी जब कार्रवाई करती है यहाँ पर, तो जो भारतीय निवेशक हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय जो उनका भरोसा होता है कि वहाँ हम लोग निवेश करेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में आके, उनका भरोसा कहीं ना कहीं सर इससे डगमगाएगा, क्या लगता है आपको? वेल डेफिनेटली दगमगाएगा। इनफैक्ट अभिषेक, अभी भी काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं। दुबई जो है वो थोड़ा सा फ्री मार्केट है, वहाँ पे यदि हम बैंकिंग की बात करें तो आप पूरा कैश देके भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, जो चीज़ इंडिया में अलाउड नहीं है। तो वैसे में काफ़ी सारी छूट छाट आपको दुबई में देखने को मिलती है, बट जब वही चीज़ लिंक्ड हो जाती है अपने यहाँ पे इंडियन बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, तो वो एक खरीदारों के सेंटिमेंट पे भी काफी असर डालती है, और उसके चलते भी काफी खरीदार अब सोचेंगे कि वेदर वो फॉरेन में जाके प्रॉपर्टी खरीदे या नहीं खरीदे। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो इम्पैक्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है यहाँ पर जितने भी निवेशक हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट मार्केट में जब निवेश करते हैं। तो चलिए अगली खबर भी थोड़ी सी इसी से रिलेटेड है। आप देखिए युद्ध वहाँ पर चल रहा है और कई सारे इम्पैक्ट जो हैं वो इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष का असर भारत के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ने लगा है। क्रेडाई और नारेटको के मुताबिक बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर ये तनाव लंबे समय तक चलता है तो घरों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं और प्रोजेक्ट पूरे होने में देरी हो सकती है। हालांकि अभी सेक्टर पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि भारत में कई ज़रूरी मटेरियल देश में ही बनते हैं, लेकिन आगे के लिए जोखिम बन सकता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़ा सा जोखिम यहाँ पर बन सकता है। सर देखिए अब वहाँ पर वॉर चल रहा है, लेकिन संघर्ष जो है जो कुल मिलाकर देखा तो यहाँ पर उसकी आँच यहाँ पर भी आ रही है। लंबा सर अगर ये संघर्ष चलता है तो भारत में निर्माण लागत और घरों की जो कीमत है उस पर सर कितना लॉन्ग टर्म असर आप देख रहे हैं इसका? वेल अभिषेक, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है अभी। खास करके आप एल्यूमिनियम के प्राइसेस देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 1.5 गुने बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पीवीसी पाइप्स जो है वो पाइपिंग मटेरियल भी काफ़ी महंगा हो रहा है, ग्लास की कीमतें बढ़ रही है। तो वैसी जो फिनिशिंग के लिए जो यूज़ होती है, वैसी कंस्ट्रक्शन की काफ़ी सारी प्रोडक्टें यहाँ पे महंगी होती हुई नज़र आ रही है। और ये युद्ध यदि थोड़ा सा लंबा और चलता है तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 100 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट का इम्पैक्ट आने वाले एक आध महीने के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो ये जो कॉस्ट है 150 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो वो कहीं ना कहीं डेवलपर भी ट्राई करेंगे कि इन्वेस्टर के ऊपर पास किया जाए या फिर प्राइजेस जो है यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ाई जाए। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको बताया कि एक तरफ थोड़ा सा मंदी का रुख है और दूसरी तरफ प्राइजेस भी बढ़ रही है, तो ये थोड़ी असमंजस वाली स्थिति है डेवलपर्स के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट यस, इम्पैक्ट ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, एंड अगर ये वॉर थोड़ा सा लंबा और चलता है तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि कुछ एक मटेरियल्स यहाँ पे टाइम पे मिले भी ना। और सर आपने बताया कि 100 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का असर देखने को मिल सकता है, और अल्टीमेटली जो शिफ्ट होगा, इसका जो बोझ होगा वो तो बायर्स के हाथ में ही आएगा। लेकिन सर क्या लग रहा है कि भविष्य में इनकेस अगर ये सप्लाई चेन और
प्रभावित होती है, स्थिर नहीं रहती है, तो फिर इसको स्टेबल बनाने के लिए सर कोई रणनीति अपनाई जा सकती है, कोई स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है कि सप्लाई थोड़ी सी कहीं कुशल मिल जाए? एल्यूमिनियम जैसे आपने बात की उसकी सप्लाई होने लगे तो फिर ये जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसको एक स्टेबल पॉइंट मिल जाए, यहाँ पर दिक्कत ना हो ज़्यादा। वेल लुक्स डिफिकल्ट अभिषेक, क्योंकि उसका जो अल्टरनेटिव है, जैसे कि आप एल्यूमिनियम की विंडोज फॉर एग्जांपल अभी यूज कर रहे हो, उसकी जगह पे आपको वुड पे शिफ्ट होना होगा, बट प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपका आधा खत्म हो चुका होगा, तो वैसे में आप शिफ्ट भी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 6 महीनों तक तो किसी को भी शिफ्टिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगी यहाँ पे। और जो भी प्राइस होगी, हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 गुना प्राइसेस बढ़े हैं, तो वो बढ़ी हुई प्राइस पे भी मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि शॉर्ट टर्म के अंदर इसका कोई अल्टरनेटिव देखने को मिलेगा। हालांकि लॉन्गर टर्म के अंदर हो सकता है कि इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव हम यहाँ पे ढूंढ के आए। और ये जो प्राइसेस अभिषेक बढ़ रही है, उसका जो मेजर रीजन है वो है गैस। क्योंकि ये जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर गैस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, और कहीं ना कहीं गैस की अभी जिस तरीके से यहाँ पे तंगी है, तो उसके चलते ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सर गैस और घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं तो फिर ये रियल एस्टेट तो बहुत दूर की मुझे लग रहा है कि अभी बात है, मतलब उसके लिए उपलब्धता होना तो खैर एक दूसरा एक मुद्दा हो जाएगा सर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मटेरियल जो जिनकी सप्लाई प्रभावित हो रही है, उसकी कमी से सर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं? वेल जो सबसे ज्यादा अभिषेक जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है पीवीसी पाइप्स के अंदर, और एल्यूमिनियम के अंदर, और ग्लास के अंदर। जैसे कि मैंने बताया, ये सारी ही फिनिशिंग प्रोडक्ट्स है। तो जो प्रोजेक्ट्स ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, वहां पे आपको ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वहां पे इवन टाइल की हम बात करें तो मोरबी के अंदर जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है टाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो पूरा बंद पड़ा है। तो वहां पे भी जो अभी स्टॉक है वो स्टॉक क्लियर कर रहे हैं वो लोग, और प्राइस ऑलरेडी 4 से 5 रुपए पर स्क्वायर फीट बढ़ा चुके हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि वो और भी आगे बढ़ेगा। तो ये सारी जो फिनिशिंग जो आइटम्स है वो कहीं ना कहीं महंगी हो रही है, और उसकी इम्पैक्ट जो प्रोजेक्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी की कीमत तो वैसे भी कम नहीं हो रही थी, ऊपर से ये जो एक फैक्टर आ गया है, तैयार हो जाइए थोड़ी सी और शेल करने के लिए मनी अपनी जेब से। खैर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश से है। यूपी कैबिनेट ने ज़मीन के इस्तेमाल यानी कि लैंड यूज़ बदलने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए नया ऑर्डिनेंस पास किया है। अब अगर किसी प्रोजेक्ट का बिल्डिंग प्लान मंजूर हो जाता है तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़, रेगुलेटेड जोन्स और यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाली ज़मीन अपने आप कृषि से गैर कृषि यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल में बदल जाएगी। पहले लोगों को लैंड यूज़ परिवर्तन और फिर नक्शा पास कराने की दोहरी मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे देरी और खर्च बढ़ता था। अब ये प्रक्रिया एक ही स्टेप में पूरी हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा, प्रोजेक्ट जल्दी पूरे होंगे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा यहाँ पर मिलता हुआ दिख सकता है। सर इससे डेवलपर्स को कैसे और क्या फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है आपकी ओपिनियन में? वेल अभिषेक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैं कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये एक काफ़ी बेहतरीन डिसीजन है यूपी गवर्नमेंट का, एंड मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया में ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि डेवलपर्स को जो काफ़ी अलग अलग परमिशंस लेनी पड़ती है वो ना लेनी पड़े, और एक ही जगह पे मंजूरी मिलने के बाद वो एप्लीकेबल हो जाए पूरी लैंड के अंदर, और बाकी डिपार्टमेंट के अंदर धक्के ना लगाने पड़े। तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम बोलते हैं, वो डेवलपर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा यहाँ पे इन दिस केस। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है, और पूरे इंडिया में ऐसे ये डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। सर लैंड यूज़ में जो बदलाव होगा उसकी जो पूरी प्रक्रिया होगी उसमें समय और लागत की बचत होगी, या फिर प्रशासनिक बाधाएं यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि रहेंगी? नहीं, काफी समय का यहाँ पे बचा होगा अभिषेक, क्योंकि जब आप एक सिंगल परमिशन से अब जब आप आगे बढ़ सकते हो, तो मैं समझता हूँ कि जो 4 से 5 महीने जैसा एक समय है जो काफी अलग अलग परमिशंस लेने के अंदर जाता है, तो वो पूरा यहाँ पे हटता हुआ नजर आएगा। तो एक तरीके से एक टाइम का भी बचाव है, इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि प्रोजेक्ट जैसे लॉन्चिंग जो है वो काफी ज्यादा जल्दी होगा, रेरा की परमिशन वगैरह भी जल्दी आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, एंड इट इज़ वेरी वेलकमिंग। मेरे हिसाब से यूपी गवर्नमेंट ने जो किया है वो काफ़ी ज़्यादा एक वेलकमिंग जेस्चर है फ्रॉम द डेवलपर्स। सर लेकिन अगर छोटे किसानों या ज़मीन मालिकों के अधिकारों की बात करें यहाँ पर, इस कन्वर्जन से क्या लग रहा है कि उनके अधिकार पर असर पड़ेगा? सेफ रहेंगे, सेफ गार्ड रहेंगे?
डेफिनेटली सेफगार्ड रहेंगे अभिषेक, क्योंकि जनरली जब प्लान पास हम करवाते हैं तो वो जो भी एग्रीकल्चरल जो किसान है उससे परमिशन लेने के बाद उसे पूरी ज़मीन की कीमत देने के बाद ही किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि उनके लिए कुछ यहाँ पे दिक्कत वाली बात होगी। इनफैक्ट उनके लिए भी ये आसान होगा, क्योंकि काफ़ी समय ऐसा होता है कि पूरी डील हो जाने के बाद, पूरे प्लान पासिस हो जाने के बाद पेमेंट का यहाँ पे भुगतान होता है। तो वैसे केस में उनको जल्दी पेमेंट यहाँ पे मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, उनके लिए भी एक पॉजिटिव है। तो फिर किसानों के लिए भी और जो छोटे जो डेवलपर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर एक तरह से जो सरकार का इनिशिएटिव है उससे फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आखिरी खबर की ओर। सरकार जल्द ही स्वामी फंड 2 लॉन्च करने जा रही है, जिससे फंसे हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये फंड खासतौर पर उन होम बायर्स को राहत देगा जिनका पैसा अटका हुआ है। इस फंड का आकार लगभग 15,000 करोड़ रुपए है और इसका लक्ष्य करीब 1 लाख घरों को पूरा करना है। ये फंड सरकार, बैंकों और प्राइवेट निवेशकों के साथ मिलकर काम करेगा। इससे अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे, घर खरीदारों को उनका घर मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर में भरोसा बढ़ेगा। सर, इस खबर पर सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? वेल, इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ अभिषेक। जिस तरीके से मतलब गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है, मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्टअप होगा, और ओवरऑल ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। जो लोग फंसे हुए हैं वो भी यहाँ पे निकल पाएंगे, तो ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रतिशत ये स्कीम को मिलेगा। तो इससे फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है, खासतौर पर उन प्रोजेक्ट्स को जो कि रुके हुए हैं, जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उनको यहाँ पर पूरा किया जा सकता है सरकार के स्वामी फंड 2 के बदौलत यहाँ पर। कृणाल सर, आज आप हमारे शो में शामिल हुए, तमाम खबरों का आपने विश्लेषण किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपसे किसी प्रॉपर्टी जंक्शन के शो में दोबारा एक बार मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। तो आज के शो में बस इतना ही। बाकी ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।